गुड मॉर्निंग। क्लास 11 चैप्टर 2 का लेक्चर ये थर्ड। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट का हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे वेव का क्या था, कॉन्टिन्यूअस चलती थी, और लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? तो जब किसी मेटल सरफेस पर कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे आप इसको कैसे लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? इसी पूरे फिनोमेना को कहते हैं द फिनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस when light certain frequency strikes on it। कहने का मतलब क्या है? देखो, the phenomena of ejection of electron from metal surface when light of certain frequency strike on it, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है तो यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। कहीं ना कहीं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको उधर का दिखाई नहीं दे रहा? तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगी, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो दी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, इस प्रोसेस से कुछ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जब प्रोसेस कराया गया, ये फिनोमेना कराया गया, तो कुछ इसकी ऑब्जर्वेशन आई। तो उसके सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या क्या है वो लिखना है। जिसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस फिनोमेना का सर्टेन ऑब्जर्वेशन। तो सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जैसे ही बीम ऑफ लाइट किसी मेटल पर पड़ेगा, एज सून एज पॉसिबल वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। मतलब इनके बीच का जो टाइम लैप्स होगा, टाइम गैप, मतलब कि टाइम लैप्स का मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन पड़ा और निकलने का जो समय है वो काफी कम होगा। काफी कम क्या, साइमल्टेनियसली होगा। जैसे पड़ा वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया? इजेक्ट हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। तो इसको आप कैसे लिखोगे कि the electrons are ejected from the electrons are ejected from the metal surface as soon as possible। as soon as, जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगी, तो as soon as beam of light strikes on it, जैसे ही strike on it लिख सकते हो, या strike on metal surface। that is, इसका मतलब क्या हुआ? the electrons are ejected from metal surface as soon as light strike on metal surface। that is, there is no time lag between। इसका मतलब क्या हुआ? that is, there is, यहाँ पर क्या है? अरे भाई, जैसे ही पड़ी वैसे ही इजेक्ट कर गई, मतलब यहाँ कोई टाइम का लैगिंग हुआ? टाइम लगा? नहीं लगा। तो यही है, that is, there is no time lag between, क्या, किसके किसके टाइम लैग बिटवीन? तो there is no time lag between ejection of electron and
इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फटाफट स्क्रीनशॉट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ले लीजिए। अब देखिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा ये कहता है कि फॉर ईच मेटल क्या होगा, फॉर ईच मेटल देयर इज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या, फॉर ईच मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हिच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या है, सारे जो ये मेटल जरूरी है, मेटल आयरन के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, तो ये जो मेटल है वो हर अपने अलग अलग मेटल के लिए वह ऐसी, अच्छा आप बताओ इस पर लाइट पड़ेगी तो लाइट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो हर मेटल सरफेस के लिए लाइट की तो अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखो हर मेटल के लिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी जो कि मतलब आप पढ़ रहे हो तो फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ धीरे 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 बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। पहले मान लो 4 था, 4 पर सेकेंड, और फिर लास्ट 5 पर सेकेंड, ऐसे हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो हम लाइट, बीम ऑफ लाइट है, वो अगर कम रहा, जो हमारी इस पर पड़ रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट क्या करेंगे, नहीं करेंगे, जब तक ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक आप क्या करें, फ्रीक्वेंसी इस पर स्ट्राइक न कराएं। तो ये है हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन। क्या है, कैसे लिखेंगे आप, तो यही फॉर ईच मेटल, for each metal there is certain minimum, there is certain minimum frequency of light is needed to eject the electron. इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आगे भी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात होगी। ये है हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे न्यू से किसको दिखा रहे थे, फ्रीक्वेंसी को, तो न्यू नॉट से दिखाएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, न्यू नॉट से। तो अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी, अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी से क्या है, छोटी है, तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स don't ejected, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, ठीक। तो यहां तक आप लिख लीजिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, जाहिर सी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब जैसे ही हम उतना पाए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गया, जैसे ही उतना आया फ्रीक्वेंसी इसको मिला, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गया, तो वो कम से कम वाली फ्रीक्वेंसी, अगर आप उससे कम फ्रीक्वेंसी जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, ये देखिए, ये बहुत समझने वाली बात है हमारी, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन। जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी जो बीम ऑफ लाइट पड़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ किसके, स्ट्राइकिंग बीम ऑफ लाइट के, जो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, ना कि उसके इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा वो चीज,
तो ये नोट करने वाली बात, ये ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर उसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो, उसका इंटेंसिटी का मतलब क्या था, किसको इंटेंसिटी बोल रहे थे, उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस, इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस उसकी कितना भी ज्यादा हो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करेगा ही नहीं करेगा। चलो, तो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन कैसे लिखना है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड, ये भी ध्यान रखिए किसकी काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the frequency of incident radiation. Directly proportional to the frequency of incident radiation, मतलब जो रेडिएशन पड़ रहा है उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। और एक और चीज क्या होता है, एंड इज इंडिपेंडेंट टू द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना भी हाई हो उससे मतलब नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा ही नहीं। तो और ये है काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, ना कि इंटेंसिटी। अब हमारा नेक्स्ट, अच्छा इसका ग्राफ है, अभी फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक। अब देखो फोर्थ वाला क्या कहता है, दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा ये कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसकी संख्या किस पर डिपेंड करेगी। तो द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, ये जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं हट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है हमारा, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ये छूट गया, एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट इजेक्ट होंगे, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस is directly proportional to the intensity of incident radiation। किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस, प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी को ब्राइटनेस भी बोलते हो, तो इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस of incident radiation and number of ejected electron per second, उसकी संख्या इंडिपेंडेंट होगी, and is independent of frequency of कहने का मतलब क्या है, समझो आप, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब जो नंबर्स निकलेंगे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनकी जो संख्या होगी पर सेकेंड में, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी संख्या उस रेडिएशन जो भी आ रही है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, ना कि फ्रीक्वेंसी पर। तो ये हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन था। अब देख लो, एक ग्राफ प्लॉट करना है हमको, हम लोग बात कर रहे थे ना काइनेटिक एनर्जी के बीच में
फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ग्राफ इसका कुछ प्लॉट करते हैं हम। ये प्रोसेस जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये फिनोमेना होता है, तो हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा दिखाई देता है, ग्राफ कैसा दिखाई देता है, इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, हम पहले फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करें। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पर हमारा काइनेटिक एनर्जी है और इधर हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। इधर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज करेगी और इधर इधर हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात। किसकी बात, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब आप बताओ कि अगर मैं ये वाली फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अगर ये हमारा क्या है न्यू नॉट क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दे। तो जब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी। यानी कि यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी तो हमारी बढ़ेगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे तो हमारा यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा बच्चा, इजेक्ट होने लगेगा। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या, थोड़ा सा ऊपर कर ले। ये देखो ये काइनेटिक एनर्जी और ये फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू और ये है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले लूँ, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे नहीं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है किसकी, वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। इससे पहले तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, तो ये जीरो पर ही। जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा मतलब काइनेटिक एनर्जी, अरे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया तो जरूर उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसके बाद अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होती जाएगी और ऐसे इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके किसके बीच में, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, तो क्या आएगा, फिर यहाँ वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी और ये इंटेंसिटी। तो आप बताओ थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहता था कि इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट और इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता है वो। तो आप अगर कुछ ना कुछ है इसकी काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, तो इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी जो उसकी पहले थी। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या आती है, कांस्टेंट आती है। जब ये फिनोमेना से ग्राफ प्लॉट किया गया तो कुछ ऐसा दिख रहा था। तो वो ऑब्जर्वेशन हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हो गया यहाँ से, आज के लिए बस इतना ही। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक हैज बीन फिनिश्ड। थैंक यू।